हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत की मिट्टियों की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। यानी सॉइल की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देखो, मिट्टी की जो समस्याएं हैं वो बेसिकली मिट्टी की उर्वर क्षमता से संबंधित हैं। अगर हम बात करें एक एक समस्या की, तो देखो, सबसे बड़ी समस्या है मृदा अपरदन की, यानी सॉइल इरोजन की सबसे बड़ी समस्या है। फिर हम कह सकते हैं कि सब जो फर्टिलिटी लॉस है, जो मिट्टी की उर्वर क्षमता का जो ह्रास हो रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर है डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुभूमि विस्तार, ये भी एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है इंडिया में। उसके बाद अगर प्रॉब्लम की बात करें तो हम जल सिक्ति यानी वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो, फिर क्षारीय भूमि, सैलिनिटी वाली जो है, सैलन एंड एल्कलाइन जो भूमि होती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर वेस्टलैंड जो है यानी बंजर भूमि, और मानव द्वारा भूमि का जो शोषण हो रहा है, वो जिस रफ्तार से उन भूमि का शोषण कर रहा है वो, प्लस नगरीय एवं जो यातायात का विकास है, ट्रांसपोर्टेशन का विकास है, उसके कारण जो कृषि भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, वो भी एक मृदा की ही समस्या के अंतर्गत आता है। अब ये जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में भूमि अपरदन यानी लैंड इरोजन और उर्वरता ह्रास की समस्या जो है यानी फर्टिलिटी लॉस की जो समस्या है, वो सबसे व्यापक है और सबसे कॉम्प्लेक्स और बड़ी ही विनाशकारी है, यानी डिस्ट्रॉइंग है। बाकी समस्याओं का हम फिर भी एक कंट्रोल कर सकते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में लैंड इरोजन, फर्टिलिटी लॉस की जो समस्या है वो सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है इंडिया में हमारे सामने। तो चलिए हम चर्चा करते हैं भूमि अपरदन यानी सॉइल इरोजन का। देखिए, भारत की 1/4 भूमि जो है वो इस इरोजन की समस्या से ग्रस्त है। प्राकृतिक साधनों यानी जैसे जल है, हवा है, ये प्राकृतिक सोर्सेज हैं जो भूमि की ऊपरी परत को नष्ट कर देते हैं, यानी उसको बहा के ले जाते हैं और उसे भूमि अपरदन कहते हैं। यानी जो नेचुरल फोर्सेस हैं, एयर है, वाटर है, इनके द्वारा जो भूमि की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है, उसको हम सॉइल इरोजन कहेंगे। देखिए, भूमि अपरदन से भौतिक क्षति के अलावा यानी फिजिकल लॉस तो हो ही रहा है, उसके अलावा आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि भूमि की इस ऊपरी परत में ही वनस्पतियों के उगने के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। यानी जितने भी पोषक तत्व हैं लैंड को फर्टाइल बनाने वाले, ये इस अपर लेयर के अंदर ही होते हैं। और अपर लेयर बह जाएगी तो नेचुरल बात है, जो पोषक तत्व हैं, जो फर्टाइल एलिमेंट्स हैं, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। इस सतह के नष्ट होने के साथ साथ ही मिट्टी की उर्वर शक्ति भी नष्ट हो जाती है। मिट्टी के अपरदन को विद्वानों ने बेसिकली रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दी। यानी जितने भी जो स्कॉलर्स हैं, तो उन्होंने सॉइल इरोजन को क्रीपिंग डेथ यानी रेंगती हुई मृत्यु के नाम से पुकारा है। अब ये जो भूमि अपरदन है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, जो सबसे बड़ा कारण हम जिसे कह सकते हैं, वो है वर्षा की प्रकृति। देखो, बहुत हैवी रेन्स होने पर क्या होता है, भूमि जल को सोख नहीं पाती और जो रन ऑफ है वो बढ़ जाता है, और इसके कारण जो है, इस वाटर के रन ऑफ के कारण पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो बह जाती है, और साथ ही साथ उसके जो उपजाऊ तत्व हैं वो भी बह जाके चले जाते हैं। और ये तो है जहाँ बारिश तेज़ होती है, लेकिन जहाँ ड्राई एरियाज़ हैं, शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ क्या है, जो वायु द्वारा जो अपरदन है वो, उसके कारण पृथ्वी की ऊपरी परत जो मिट्टी है वो उड़ के बह चली जाती है, और साथ ही साथ जो पोषक तत्व हैं वो भी उन मिट्टी के कणों के साथ चले जाते हैं। तो सबसे पहला कारण हुआ वर्षा की प्रकृति। तेज़ बारिश आएगी, तेज़ हवा चलेगी, तो दोनों ही कंडीशंस में जो अपर लेयर है सॉइल की, उसका लॉस होगा। दूसरा है भूमि का ढाल। देखो, अधिक ढालू जो भूमि होगी, यानी स्लोप जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ मिट्टी का अपरदन अधिक होगा। बहुत स्टीप स्लोप हुआ तो अपरदन की जो गति है वो
तीव्र होगी। मैदानों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का जो अपरदन है वो ज़्यादा होता है और उसका मेन कारण क्या है? लैंड की स्लोप है। तीसरा है धरातलीय रचना। अब धरातलीय रचना में क्या होगा कि जो बहुत लूज़ कणों वाले शैल हैं, यानी जो चट्टानें बहुत ज़्यादा, जिनका जो कॉम्पोजिशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी जो बॉन्डिंग है जो कणों की वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनमें अपरदन बहुत तीव्र गति से, तेज़ गति से होगा। कठोर शैल, अब जहाँ पे कठोर शैल होंगी, सॉलिड रॉक्स होंगी, वहाँ पे जो है अपरदन की गति धीमी होगी। फिर आता है अत्यधिक पशुचारण। देखो, ओवर ग्रेजिंग जिसे हम कहते हैं वो है। देखो, पशु क्या है कि जड़ समेत घास को उखाड़ देते हैं, खाते हैं, वो अपने खुरों से भी मिट्टी को ढीली कर देते हैं। तो और पर्वतीय ढालों पर सबसे ज़्यादा और अविवेकपूर्ण पशुचारण होता है, जिसके कारण जो उन ढालों पर मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। फिर आता है वन शोषण, यानी जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो, वृक्षों की जड़ें बेसिकली क्या है? वृक्षों की जड़ें जो है वो मिट्टी के कणों को बांध कर रखती हैं। वनों के अत्यधिक शोषण के कारण वनस्पति विहीन जो ढाल हैं वो अपरदनकारी शक्तियों से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी जिन एरियाज़ में हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, तो ऐसे एरियाज़ में जो अपर लेयर है सॉइल की, वो बाकी जो फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एयर है, वाटर है, इनके द्वारा बहुत जल्दी अपरदित की जाती है। वहीं अगर वृक्ष होंगे तो वो जड़ें जो हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, जिससे जो अपरदन की शक्ति है उसका प्रभाव कम होता है। अपरदित तो उस कंडीशन में भी होती है, पर जो रेट है ना इरोजन की वो बहुत ज़्यादा कम होती है कंपैरेटिवली वनस्पति विहीन क्षेत्रों के। उसके बाद आता है स्थानांतरणशील कृषि, यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। देखिए, हिमालय के पर्वतीय भागों में, स्पेशली वेस्ट बंगाल और व असम में झूम कृषि प्रणाली प्रचलित है। इसके अंतर्गत वनों को जलाकर उन्हें साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं और उनकी उर्वर शक्ति जो है, फर्टिलिटी जो है, वो जब नष्ट हो जाती है तो उस भूमि को कुछ वर्षों के लिए वहाँ के लोग परती छोड़ देते हैं और फिर वापस उस दौरान वो दूसरी जगह की नई भूमि देखते हैं, वहाँ के वनों को साफ करके और फिर कृषि करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इससे वनों का तो नाश होता ही है, साथ ही साथ जो वनस्पति विहीन जो क्षेत्र हैं जहाँ वनस्पति नहीं है, वहाँ अपरदन भी अधिक तीव्र गति से बढ़ जाएगा। ये जो कृषि प्रणाली है, इसे मध्य प्रदेश में दाहिया, हिमालय में खील और पश्चिमी घाटों में कुमारी कहते हैं। तो मिट्टी के कटाव से बहुत बड़ी हानि होती है और ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाला जो प्रोसेस है, इससे डबल हो रहा है हानि कि पहला तो हमारे फॉरेस्ट एरियाज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, दूसरा लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, तीसरा जो लैंड के इरोजन की रेट है, भूमि यानी भूमि के अपरदन की जो रेट है वो भी बढ़ रही है। अब देखिए, ये एक मैप है, इसमें हमें भूमि अपरदन की स्थिति साफ हम देख सकते हैं। इसमें पूरी इंडिया में एरियाज़ को बता रखा है, कहाँ बहुत ज़्यादा अपरदन है, कहाँ अधिक है, कहाँ वायु द्वारा ज़्यादा है। अब जल का हम देखें तो जल का अपरदन बेसिकली इन 2 कैटेगरीज में आता है। तो ये जो एरियाज़ हैं, ये सारे एरियाज़ ये जल के अपरदन वाले एरियाज़ हैं। उसके बाद मतलब एक्सेसिव वाटर के द्वारा इरोजन हो रहा है इन एरियाज़ में। उसके बाद अधिक जो इरोजन जो है वो हमारा इस एरियाज़ में हो रहा है जो रेट कंपैरेटिवली। ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे भी वाटर द्वारा इरोजन है, लेकिन ये एरियाज़ इन एरियाज़ के कंपैरिजन में जो रेट है इरोजन की वो कम है। उसके बाद हम देखें वायु द्वारा अगर अपरदन की स्थिति को हम देखें तो वायु द्वारा सबसे अधिक जो अपरदन है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और कम जो अपरदन है, एक्सेस रेट ये है, उससे कम इन वाले एरियाज़ में हो रहा है। और ये जो क्षेत्र हैं
ये राउंड एरियाज़ में जो है वो एयर जो है यहाँ पे वो वायु आंधियों द्वारा अपर्दित क्षेत्र वाला ये एरिया है। अब देखिए जो अपर्दन के प्रकार क्या हैं। इससे हम कारण का डिस्कस कर चुके हैं। जो कारण जो थे, वर्षा की प्रकृति, भूमि का ढाल, धरातलीय रचना, अत्यधिक पशुचारण, वन शोषण और जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, वो मेन रीजंस थे हमारे सॉयल और लैंड इरोजन के। अब ये जो लैंड इरोजन है, सॉयल इरोजन है, इसके प्रकार क्या क्या हैं, इनकी हम आइए चर्चा करते हैं। देखिए देश में जितने भी जो एरियाज़ हैं जहाँ फॉरेस्ट नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, वो क्षेत्र विशेष रूप से अपर्दन की समस्या से ग्रस्त हैं। वनस्पति का जो आवरण है, अब कारण क्या है, क्यों ग्रस्त हैं? क्योंकि वनस्पति का जो आवरण है वो मिट्टी के कणों को बांधे रखता है, और जहाँ वनस्पति का अभाव होगा तो वहाँ पे जो मिट्टी के कणों को बांधने वाला जो तत्व है वो नहीं होगा, और अपर्दन की जो गति है वो तीव्र होगी। अब भूमि का जो अपर्दन है वो मुख्यतः जल और वायु दो कारणों से ज़्यादा होता है। पहला है जल द्वारा अपर्दन, चलिए हम करते हैं। अब देखिए जल द्वारा अपर्दन, जब बहुत हैवी रेन्स होंगी उनके कारण क्या होगा, जो ऐसे पहाड़ी ढाल हैं जहाँ पर वृक्ष या पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ मिट्टी तीव्र गति से उन ढालों से बह के जाएगी, और जो उस कंडीशन में जो पूरी जो ऊपरी परत है वो नष्ट हो जाएगी। इस तरीके का जो अपर्दन है इसे हम शीट इरोजन के नाम से या आवरण क्षय के नाम से जानते हैं, कि पूरी के पूरा जो आवरण है पानी के वेग के साथ मृदा का जो ऊपरी आवरण है वो बह जाता है, तो इसे हम कहते हैं शीट इरोजन। और एक दूसरे प्रकार से भी जल द्वारा अपर्दन होता है। वर्षा काल में क्या होता है, नदियों में जल की वृद्धि हो जाती है। ये जल धाराएं अधिक गहराई तक धरातल का अपर्दन करके नालियाँ बना देती हैं। तो और ये जो इस प्रकार का जो अपर्दन है इसे हम अवनालिका अपर्दन कहते हैं। तो शीट इरोजन बेसिकली कहाँ पे हुआ, शीट इरोजन हुआ पहाड़ी ढालों पर जो वनस्पति विहीन क्षेत्र हैं, उसमें पानी का जो तेज़ बहाव है वो अपने साथ इस जो ढाल भूमि है, ढलवा जो भूमि है उसकी ऊपरी परत को बहाकर ले जाता है। और गली इरोजन कहाँ हुआ, गली इरोजन बेसिकली नदी क्षेत्र जो बहाव क्षेत्रों वाले भाग में हुआ, जहाँ जो नदी का जल है बढ़ के अधिक गहराई तक अपर्दन कर देता है, और छोटी छोटी नालियों का वो ज़मीन जो है जहाँ अपर्दन हो रहा है वो छोटी छोटी नालियों का रूप ले लेती है। दूसरा है वायु द्वारा अपर्दन। अब देखिए शुष्क व अर्धशुष्क जो क्षेत्र हैं जहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं हैं, वहाँ जो वायु है वो तेज़ गति से निर्बाध चलेगी। अगर वनस्पतियाँ होती हैं तो वो जो वनस्पतियाँ हैं वो इस वायु के वेग में बाधाएं पैदा करती हैं, लेकिन अगर वो लंबी दूरी तक वनस्पति नहीं है तो वो एक कंटिन्यूस रेट पर वो वायु चलती रहेगी। गर्मियों में विशेष रूप से रेत की आंधियाँ चलती हैं, जिससे रेत या ढीली मिट्टी उड़कर वो अपने साथ बहाकर ले जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में भी क्या है, जो अपर फर्टाइल लेयर है सॉइल की वो उड़कर चली जाती है। अब ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा भारत की लाखों हेक्टेयर भूमि का अपर्दन हो चुका है, काफ़ी नुकसान हुआ है। जो फर्टाइल जो लैंड है, लैंड वो काफ़ी कम हुई है। भारत की दृष्टि से हम देखें तो मृदा अपर्दन के कई क्षेत्र हैं। आइए हम एक नज़र डालते हैं कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मृदा अपर्दन ज़्यादा होता है। देखिए पहला है उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, इटावा आदि ज़िले, जहाँ चंबल व यमुना के कच्छारी भागों में अवनालिका अपर्दन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी ये जो आगरा, मथुरा, इटावा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे चंबल यमुना नदियाँ बह रही हैं, और उन नदियों ने उन क्षेत्रों में अवनालिका अपर्दन यानी गली इरोजन ज़्यादा किया है, जिसके कारण वहाँ की काफ़ी विस्तृत जो भूमि है वो बंजर हो गई है। अकेले अकेले हम देखें तो इटावा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर लगभग 48,000 हेक्टेयर जो लैंड है वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई है। दूसरा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों द्वारा जो अवनालिका अपर्दन किया गया है, जो बाढ़ आती है वो वाला क्षेत्र, ये जहाँ से मऊ के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ चंबल और दूसरी नदियाँ निकल रही हैं, उन क्षेत्रों में भी
इन नदियों ने अवनाली का अपरदन किया है और लगभग 20 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो इस अवनाली का अपरदन के कारण मध्य प्रदेश में बंजर भूमि में या अनउपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो गई है। इसके अंदर जो मेन जो ज़िले आते हैं वो है भिंड, मुरैना व ग्वालियर। यहाँ पर बीहड़ भूमि बहुत ज़्यादा बन गई है। यहाँ पे जो भी चंबल की बीहड़ हैं वो प्रसिद्ध हैं। तीसरा है जो ब्रह्मपुत्र नदी में जो है का आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो लैंड इरोजन है, सॉइल इरोजन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो मुख्य कारण हैं यहाँ पर सॉइल इरोजन के। चौथा क्षेत्र है हिमालय के जो दक्षिणी ढाल हैं, स्पेशली शिवालिक श्रेणी में मिट्टी अपरदन अधिक हुआ है। शिवालिक से उतरने वाली जितनी नदियाँ हैं जो पंजाब व हरियाणा में भारी मात्रा में रेत बहाकर लाती हैं। अब जो शिवालिक के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ ये नदियाँ उस क्षेत्र में इरोजन कर रही हैं, शीट इरोजन वाला क्षेत्र है ये, और वो उस जगह से मृदा को अपरदित करके पंजाब हरियाणा में जमा कर रही हैं। लेकिन जो शिवालिक वाला एरिया है वहाँ पे ये सॉइल इरोजन और सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस है वो ज़्यादा मतलब हाई रेट में है। उसके बाद दक्कन की लावा या कपास मिट्टी पर वर्षा की अनियमितता का बुरा प्रभाव दिखाई देता है। अधिक वर्षा होने पर चिपचिपी होने के कारण और बाद में सूखे मौसम में वह सूखने पर मिट्टी चटक जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म करती है। अब पश्चिम बंगाल में कंसाबती की घाटी में पुरुलिया ज़िले में अनुमानतः 1 लाख एकड़ भूमि जो है वो अवनाली का अपरदन का शिकार हुई है। वहीं उड़ीसा में महानदी जो घाटी है वहाँ पर भी अपरदन की समस्या रही है। तमिलनाडु में ऑर्कट, कन्याकुमारी, सलेम, तिरुचिरापल्ली, चिंगलपुट आदि ज़िले हैं जहाँ पर जो वहाँ की नदियाँ हैं उन्होंने अवनाली का अपरदन में ज़्यादा प्रभावी रही हैं करने में, और जिसके कारण काफ़ी हद तक जो लैंड एरिया है वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हुआ है। सॉइल की जो लेयर है उसको काफ़ी क्षति पहुंची है। उसके बाद राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली राज्यों में वायु द्वारा अपरदन काफ़ी सक्रिय है। यानी जितने भी ये वेस्टर्न जो एरियाज़ हैं प्लस उत्तर प्रदेश का जो भाग है वहाँ पे वायु द्वारा अपरदन काफ़ी रहा है। और अनुमान है कि जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, किशनगढ़ आदि जिलों में प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि में 34 लाख टन उपजाऊ मिट्टी लगभग उड़ जाती है। और इसके कारण हम देखें तो इन क्षेत्रों में मरुस्थल का प्रसार भी होता जा रहा है। तो ये जो क्षेत्र थे सारे लगभग जो अवनाली का अपरदन, शीट इरोजन इनके क्षेत्र थे। स्पेशली हमारा जो मध्य प्रदेश का भाग है जहाँ चंबल व सहायक नदियों वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी वाला क्षेत्र है, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये इन वाटर के द्वारा जो सॉइल इरोजन है वो वाले क्षेत्र हैं। वहीं हम जब वेस्टर्न एरियाज़ में जाएं, राजस्थान में देखें, गुजरात में देखें, हरियाणा, पंजाब में देखें, वहाँ के जो एरियाज़ हैं जो सॉइल इरोजन हो रहा है, जो मृदा अपरदन हो रहा है वो बेसिकली किस कारण हो रहा है? वायु के कारण हो रहा है। जो आंधियाँ जो वायु जो चलती हैं तेज़ हवाओं के कारण, उनके कारण हो रहा है। अब हम देखते हैं कि सर ये जो मृदा अपरदन है इसका दुष्परिणाम क्या है, क्या इफ़ेक्ट्स हैं सॉइल इरोजन के। तो देखो सबसे पहला तो ये है भूमि अपरदन के कि इसमें नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने के कारण जो जलधारा परिवर्तन अधिक होता है। जो रिवर्स हैं जो अपने पिछले एरिया से जो अपने साथ जो सॉइल बहाकर लाती हैं धीरे धीरे नदियों के मार्ग में ही जब जमा हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है नदियाँ मार्ग परिवर्तन ज़्यादा करती हैं जो कि फिर किसी अन्य क्षेत्र में बाढ़ की समस्या को जन्म देती हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कृषि योग्य भूमि की जो फर्टिलिटी है, उर्वर क्षमता है, उसका नष्ट हो जाती है वो। जो
फिर नेक्स्ट जो और समस्या हम बात करें, दुष्परिणाम की बात करें, तो जो आवरण अपर्दन है, यानी जो अपर लेयर का जो सॉइल का अपर्दन है, उसके कारण जो ऊपरी परत पूर्णतः कुछ स्थानों पर नष्ट हो जाती है। और शुष्क मरुभूमि का फिर अगली जो समस्या है, दुष्परिणाम है सॉइल इरोजन का, वो है शुष्क मरुभूमि का विस्तार हो रहा है, ठीक है। और इस विस्तार से क्या है, जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और कृषि पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। वहीं नेक्स्ट जो बीहड़ और बंजर भूमियाँ हैं, वहाँ पर काफ़ी क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं उनके शरण स्थल बन गए हैं। उसके बाद जो वनस्पति आवरण नष्ट होने से इमारती व जो जलाऊ लकड़ी है उसकी समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ जो वन्य जीव है उन पर प्रभाव पड़ रहा है। और फिर है भूस्खलन से बाकी जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं उर्वरता ह्रास की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ सॉइल डिप्लेशन। देखो कि ये जो सॉइल डिप्लेशन है, फर्टिलिटी लॉस है, इसका ये क्या प्रॉब्लम है इसका, और हम कैसे इसको रोक सकते हैं। देखो, प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की सीमित रह जाने से सघन कृषि करना अनिवार्य हो गया। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेन जो रीज़न है वो यही है कि हमने लैंड पर प्रेशर बहुत डाल दिया है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या है, उसको जो फूड सप्लाई करने के लिए, उसको फीड करने के लिए हमें लैंड चाहिए। लैंड लिमिटेड है तो उस पर हमें सघन कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना पड़ रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां 70% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, भूमि की उर्वरता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 70% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। विभिन्न प्रकार के पौधे मिट्टी से भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व ग्रहण करते हैं, इसलिए एक ही प्रकार के पौधे अथवा फसलें निरंतर एक स्थान पर उगाने से उस क्षेत्र की मिट्टी में कुछ आवश्यक जो तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो फर्टिलिटी लॉस की प्रॉब्लम है उसका मेन कारण यही है कि हम एक तो बहुत लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम सघन कृषि कर रहे हैं। दूसरा, एक ही प्रकार के जो पौधे हम निरंतर लगा रहे हैं, उससे जो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। मिट्टी के उन तत्वों की पूर्ति वायु से तथा कुछ वनस्पतियों के उगने से हो जाती है। देखिए, अगर एक फसल उगाने के बाद दूसरी भिन्न प्रकार की फसल हम उगाते हैं तो उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और जो क्रॉप रोटेशन है, ये जो समस्या है फर्टिलिटी लॉस की, उसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेती है। अब दूसरा है मिट्टी में जो मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ये पौधों को जीवन देते हैं। तो इनकी पूर्ति भी हमें करनी चाहिए अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है तो इसके लिए हमें 2 प्रकार की खादों का प्रयोग करना चाहिए। पहला है अकार्बनिक उर्वरक, यानी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इस प्रकार की खाद से खनिज तथा विभिन्न रासायनिक खादें सम्मिलित की जाती हैं। इसका निर्माण अनेक रसायनों की सहायता से किया जाता है, जैसे फॉस्फेट हुआ, पोटाश हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कैल्शियम हुआ आदि। फिर हम ऐड कर सकते हैं कार्बनिक फर्टिलाइज़र्स, जिसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहते हैं। देखो, प्राकृतिक वस्तुओं की सहायता से मिट्टी में अधिक से अधिक तत्वों को पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है और किया जाना चाहिए। मनुष्य और पशुओं को का जो डिकम्पोज मैटर है, साथ ही हरी वनस्पति है, उसको सड़ा गला कर हम कर सकते हैं। बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं, एनिमल या प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको यूज़ करके हम इस चीज़ को, जो कार्बनिक जो पदार्थ है, उसकी पूर्ति मिट्टी में कर सकते हैं। तो जो मिट्टी की उर्वरता ह्रास की जो समस्या है उसका हम समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगली एक जो प्रॉब्लम है फर्टिलिटी में ही या वाटर लॉगिंग की हम कह दें, वो है प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी, यानी लवणता या रे की समस्या। देखो, ये जो समस्या है ये सबसे ज़्यादा हमें वहाँ देखने को मिलती है जहाँ नहरी सिंचाई होती है, यानी सिंचाई का जो समस्या है
वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, जल स्तर ऊंचा हो जाता है। जब हम रेगुलर आर्टिफिशियल सोर्स नहरों से हम सिंचाई करते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उस एरिया में जल स्तर ऊंचा हो जाता है, तो मिट्टी में जो लवण या जो सॉल्ट मौजूद है वो धीरे 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 कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आकर उस मिट्टी पर जम जाता है। दूसरा, भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। जब वो लवण ऊपर आकर जम जाता है तो वो भूमि की जो फर्टिलिटी है उसको ख़त्म कर देता है। मिट्टी के ऊपर बिछी नमकीन की परत को हम रेह कहते हैं। रेह की जो समस्या है हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जो जिले राज्य हैं उनके नहरी सिंचित क्षेत्रों में ज़्यादा गंभीर है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात के अर्धशुष्क और जो मध्यम गहरी काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात के तटीय क्षेत्र और राजस्थान व गुजरात के सिंचित क्षेत्रों में भी खारेपन की समस्या अधिक है। अब नई सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत मध्यम व गहरी काली मिट्टियों के क्षेत्रों में यह संकट सबसे विकराल रूप धारण कर चुका है, क्योंकि जब हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई का जल आता है और चिकनी जो मिट्टी है उसकी जो जल धारण क्षमता है वो मतलब बढ़ जाती है और उसके कारण एक लिमिट के बाद वो जो जल है वो मिट्टी अवशोषित नहीं कर पाती है और वहाँ पर जल इकट्ठा होता रहता है, वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। और अल्टीमेटली जो वाटर लॉगिंग की समस्या है धीरे धीरे सैलिनिटी और एल्कलिनिटी सॉइल को भी जन्म देती है। नेक्स्ट जो समस्या है हमारे यहाँ पे वो है डेजर्टिफिकेशन की, यानी मरुस्थलीकरण की। देखो, मरुस्थल का जो शाब्दिक अर्थ जो है वो ऐसी है कि एक ऐसा भूभाग जिस क्षेत्र में सतही जल का अभाव है और मिट्टी में जैविक तत्वों का अभाव होता है, साथ ही मिट्टी में नमी की कमी होती है। हमारे यहाँ पे जो राजस्थान का हिस्सा है, थार का मरुस्थल का जो हिस्सा है, वहाँ ये मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है। यानी जो डेजर्टिक सॉइल है, जो रेतीली मिट्टी है, उसका विस्तार क्षेत्रों में बढ़ रहा है। अब जो राजस्थान के थार मरुस्थल का जैसे कुल क्षेत्रफल है 3.17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एरिया, स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है। अब इसके जो अंतर्गत हैं जो वो हमारे 16 ज़िले आते हैं और ये जो डेजर्ट एरिया है इसका विस्तार तेज़ी से अर्धशुष्क मैदान की ओर जा रहा है। यानी जो हमारा जैसलमेर से हम जब पूरब की ओर चलेंगे जोधपुर की तरफ, वहाँ पर ये अर्धशुष्क मैदान की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब ये जो मरुस्थल का प्रसार है इसको हम मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अब इस डेजर्टिफिकेशन का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या, उसके बाद आपका अनियंत्रित पशुचारण, वनों का विनाश, जलवायु परिवर्तन, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, अकाल या सूखा पड़ना और क्षारीयकरण यानी सैलिनिटी और एल्कलाइन जो सॉइल की प्रॉब्लम है वो, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मरुस्थल के प्रसार को बढ़ा रही हैं। अब मरुस्थल के प्रसार से राजस्थान के समीपवर्ती जितने भी ज़िले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, इनके पर्यावरण तंत्र पर भी बुरा प्रभाव होता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो रेत का विस्तार हो रहा है, दूसरा वायु से मिट्टी का कटाव हो रहा है, साथ ही इन क्षेत्रों में भी वनों का नाश हो रहा है, नदियों में, झीलों में भी सिल्ट जमा हो रही है। तो ये जो मरुस्थलीकरण की जो समस्या है वो केवल राजस्थान में न होकर के उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में भी है और इस समस्या को रोकना आवश्यक है, क्योंकि इससे शुष्क दशाएं भी बढ़ रही है, साथ ही जो मिट्टी की उर्वर क्षमता है उसका भी ह्रास हो रहा है। अब इसको रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? अब पहला जो हम कदम उठा सकते हैं वो है कि जिन अंतरालों से मरुस्थल का विस्तार हो रहा है उसमें घनी पादप सुरक्षा पट्टियाँ बनाई जाएं, यानी वेजिटेशन बेल्ट्स को डेवलप किया जाए उन एरियाज़ में जिनमें मरुस्थल जो है बढ़ रहा है, जिस दिशा में बढ़ रहा है उस दिशा में हम इस तरीके से
ग्रीन बेल्ट्स लगा सकते हैं। दूसरा है राजस्थान में पड़ोसी राज्यों में सघन वृक्षारोपण। उसके अलावा हम जो है एक जिन राजस्थान और बाकी जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर हम अच्छा फॉरेस्टेशन या करके पेड़ लगा के हम ये काम कर सकते हैं। फिर है राजस्थान के 31.31% अर्धशुष्क क्षेत्र पर सघन वृक्षारोपण भी करना चाहिए हमें। जो अर्धशुष्क क्षेत्र है, जिस ओर ये शुष्क क्षेत्र वाला मरुस्थल पूर्व की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पे भी हमें वृक्षारोपण की ओर ध्यान देना चाहिए। फिर हमें जल संरक्षण व मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। और वायु द्वारा रेत के बहाव को रोकने के लिए हमें जो कंटूर बंडिंग कर देनी चाहिए। फिर नहरों व सड़कों के सहारे भी हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। पशुचारण जो है, अनियंत्रित पशुचारण, उसको नियंत्रित करना चाहिए। नए जो चारागाह हैं पशुओं के लिए, उनका विकास करना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से हम चारागाहों का विकास करें और जो पशुचारण है उसको देखें। और फिर जो रेतीली बंजर भूमि है उसको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लैंड मतलब उसमें ऐसे टेक्निक्स अपनाएं कि उसकी जो भूमि जो बंजर हो गई है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको हम वापस रीगेन कर सकें। तो ये जितने भी सोर्सेज हैं इनसे हम जो मरुस्थलीकरण का विस्तार है वो रोक सकते हैं। तो इस डिस्कशन से मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए कि जो भारत में मिट्टी की समस्याएं क्या क्या हैं। मृदा अपरदन जो सबसे मोटी समस्या है वो क्या है, उसके कारण क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर मृदा अपरदन प्रभावी है। साथ ही मृदा अपरदन का जो दुष्परिणाम हो रहा है वो हम जान गए हैं। और जो सॉइल डिप्लीशन की जो समस्या है उसको हम वो क्या है और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में आप समझ गए होंगे। और साथ ही मरुस्थलीकरण क्या है और मरुस्थलीकरण को हम कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में भी आप जान गए होंगे। थैंक यू।